Today we are going to study about the conservation of angular momentum concept. तो इस concept के बारे में हम लोग आज देखेंगे. This is a very important concept which we are going to learn today. And conservation of angular momentum concept is from the chapter System of Particles and Rotational Motion of Physics 11th Standard. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखेंगे. तो इसमें पहला चीज है, first thing we'll do, we'll recall the equations which we already know. So what are the equations we know? That torque, relation between torque and angular momentum, dl upon dt. Torque vector is equal to dl upon dt. This we know. This is the first thing. Then second thing we know that angular momentum L is equal to I omega. And third thing we know that moment of inertia I is equal to mr square. ठीक है, तो torque is equal to dl by dt. On this a complete video I have uploaded on the YouTube by the name angular momentum concept. So वो आप देख लीजिए वहां से. That video is about 45 minutes and that will clear your concepts about the angular momentum. So that video is a must. And L is equal to I omega. This relationship between angular momentum and moment of inertia, another video is uploaded on the YouTube from where you can see this and you can get it clear that how L is equal to I omega we have arrived at, how this has been derived. Okay, and I is equal to mr square is my moment of inertia video. So everything is uploaded on the YouTube. All the three you can find on the YouTube, Physics by Ravi Ranjan, where I have uploaded these three equations, how they have been derived and how we have got these equations. Okay, so with this now I am starting the concept of conservation of angular momentum. तो मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूं. यहाँ पे आप देखो tau vector is equal to dl vector upon dt. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या कंडीशन रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कि टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल विल बी जीरो. देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी. ठीक है, रिजिड बॉडी की बात हो रही है. रिजिड बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, या इसको हम सिस्टम भी बोल सकते हैं. सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट प्रेजेंट. तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो, व्हेन वी डिफरेंशिएट ए कांस्टेंट देन ओनली वी गेट द आंसर जीरो. ये तो अपने को मैथ से मालूम है, किसी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जीरो मिलता है. तो हियर दिस मींस एल वेक्टर इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट हियर. ठीक है, इस इक्वेशन से क्या मालूम पड़ा कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा. तो हमने एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर जीरो मान रखा है कि जीरो है बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर. देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, या सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया. और नाउ इन द सेकंड इक्वेशन हियर यू सी व्हाट यू कैन सी दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. ठीक है, तो एल की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा इज कांस्टेंट लिख सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो L इज कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, कांस्टेंट मींस जो इनिशियली मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट था, सॉरी, जो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था दैट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. Li इज इक्वल टू LF. ठीक है, तो Li क्या है, आई ओमेगा है. तो आई ओमेगा इज कांस्टेंट. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, यहाँ बता रखा है. तो I1 ओमेगा 1 इनिशियल जो है is equal to I2 omega 2, and this is a very important relationship of conservation of angular momentum. ये this we have to retain in the memory. ठीक है, this is very important
relationship that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I क्या है? I is moment of inertia and omega is angular velocity. तो ये क्लियर हो गया हमारा कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव सीन दैट I ओमेगा इज कांस्टेंट. इसका मीनिंग क्या होगा कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, I से अगर इसको नीचे डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट को तो वी कैन राइट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. इसका मतलब ये हुआ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा. ठीक है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. क्लियर हुआ? वापस बोलता हूँ, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इनवर्स रिलेशन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 1/I है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1/I. और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करना पड़ेगा. दिस इज द सिंपल थिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स का रिलेशन है. व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजिंग ओमेगा विल डिक्रीज, व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजिंग ओमेगा विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये मालूम हो गया हमको. अब यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन मैंने क्या लिख रखा है? I इज इक्वल टू mr². ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² रहता है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू I की जगह क्या लिख सकते हैं? mr² लिख सकते हैं. m इज द मास ऑफ द बॉडी, r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे मास बॉडी का क्या रहेगा? m विल बी कांस्टेंट. ठीक है, m कांस्टेंट रहेगा. तो वी कैन से दैट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी. So this is another derivation we have made. So we got two important things. One is omega is inversely proportional to I, or we can say omega is inversely proportional to 1/r². ये दो important चीजें हमको मालूम हो गई. अब यहाँ पे एक important thing ये है कि external torque, when external torque on the body, rigid body is 0, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. किस में कंजर्व होगा? मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग मैं नीचे लिख देता हूँ. If you can note it down, if external torque on the body, on the rigid body or system is 0, then magnitude and direction of the angular momentum, will be conserved. This is important. If external torque on the rigid body or system is 0, ठीक है, अगर 0 है, then in that case, then magnitude and direction of the angular momentum L will be conserved. Both it will be conserved in magnitude as well as in direction. That is what I wanted to tell you. And second important thing is that torque is always about an axis because इसमें rotation है. ठीक है, तो if torque about any axis is 0, then
एंगुलर मोमेंटम about that axis will be conserved. ये अपने दिमाग में आपको हमेशा रखना है. If torque about any axis is zero, then angular momentum about that axis will be conserved. ये हमने ऊपर बताया. एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है. ये टॉर्क मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क. टॉर्क मीन्स external. If external torque about any axis is zero, then angular momentum L, ठीक है, L about that axis will be conserved. Means conserved means क्या हो गया? I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2. Initial angular momentum will be equal to final angular momentum. ठीक है, तो this will be conserved. तो ये इक्वेशन वहाँ पे लगेगी. ठीक है. So we have seen the concept of conservation of angular momentum here. Now we have seen also magnitude and direction will be conserved, and we have seen that about axis if torque is external torque is zero, the angular momentum about that axis will be conserved. Now we will see few examples where this angular momentum is conserved. So give me just 1 minute. I have inserted a PDF here for your benefit. So that I will put it insert here. Now it's okay. So that you can get the theory also of this particular examples. Okay. So we'll start the examples. I have given here 3 examples. The first example is of a man who is standing on a turntable. ठीक है, this is a turntable. इस पे एक आदमी खड़ा है. इस एक्सिस के अबाउट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. तो इसके हाथ में ऐसे स्ट्रेस्ड है. इसमें 2 हेवी वेट्स हैं. एक वेट इस हाथ में और एक वेट इस हाथ में. और इसका हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ रोटेशन R1 है. ठीक है. और इन द सेकेंड केस द रेडियस ऑफ क्या होता है कि आदमी हाथ को अपने चेस्ट के पास ले आता है और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन R2 हो जाता है. ठीक है. इसमें R1 है, इसमें R2 है और R1 इज ग्रेटर देन R2. तो फर्स्ट केस की बात करते हैं. यहाँ पर स्लो मोशन हो रहा है. तो एज वी नो, अभी ऊपर देखा हमने कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है इसके ऊपर, प्रोपोर्शनल है R² के. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 जो है, R1 की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है. तो R² की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी स्लो रोटेशन होगा, ओमेगा कम हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में हम देखते हैं जब ये दोनों हाथ को अपने चेस्ट के पास लेके आ जाता है आदमी. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टर्न टेबल है इसकी स्पीड फास्ट घूमने लगती है. इस केस में क्या हुआ कि R2 की वैल्यू जो है, R2 की वैल्यू कम है. ठीक है. तो R की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे R की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है. तो इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज व्हाई इट इज रोटेटिंग फास्ट. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट केस. अब हम लोग देखेंगे सेकेंड केस. यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लगेगा. ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/i एंड i इज प्रोपोर्शनल टू R². तो यहाँ पे देखो एक डाइवर है, स्प्रिंग बोर्ड से जंप कर रहा है वाटर में. ठीक है. तो जंप करते समय क्या कर रहा है, ये डाइवर यहाँ पे अपनी बॉडी को कर्ल कर ले रहा है. फिर हैंड्स और लेग को चेस्ट के पास लेके आ जा रहा है.
जिससे कि इसका आर जो है ये रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे ही आर रिड्यूस होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा की वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो यू विल मेक मोर नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स, ठीक है, समरसॉल्ट्स, उसका रोटेशन बढ़ जाएगा। तो मोर नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स रहेगा तो उसको ज्यादा मास मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्किल ऑफ ए डाइवर कि कितने समरसॉल्ट्स कर सकता है वो। तो उसके लिए उसको आर को, अपनी बॉडी को एकदम छोटा कर्ल कर लेना है। जैसे कर्ल करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ही विल मेक मोर नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स, ठीक है। और एंटर करते समय क्या कर रहा है, हाथों को यहाँ पे सीधा कर ले रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एज पर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और वो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज होगा तो उसकी एंट्री जो वाटर में होगी वो स्मूथ इजिली एंटर कर जाएगा आसानी से। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड एग्जांपल में इसकी सारी थ्योरी दी हुई है, तो यू कैन रीड एंड राइट आल्सो। थर्ड में देखो यहाँ एक वैलिड आंसर है। इन फर्स्ट फिगर ओमेगा कम है, ठीक है। इन द सेकेंड फिगर ओमेगा इज मोर। वाई? फर्स्ट फिगर में क्या है, देखो उसका हैंड्स और लेग्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एक्सिस से, ठीक है, एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है इनका। तो एक्सिस से जब अभी हमने क्या पढ़ा, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/i एंड i इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r की जब वैल्यू ज्यादा हो गई तो i भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया। इन फर्स्ट केस ए में, फिगर ए में। और फिगर बी में क्या है, ये हैंड्स और लेग्स दोनों को उसने बॉडी के क्लोज में ले आया। लेग्स को लेग के पास ले, हाथ को अपनी बॉडी के पास ले आया। दिस इज ए स्किल। तो जैसे ही पास लेके आएगी r की वैल्यू कम हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी कम हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू इन दैट केस विल इंक्रीज। जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा सी विल रोटेट फास्ट, फास्ट रोटेट करेगी। वेयर पहले केस में ये स्लो रोटेट कर रही थी, स्लो रोटेट हो रही थी। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसकी थ्योरी यहाँ दी हुई है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि डायरेक्शन भी कंजर्व रहता है, डायरेक्शन इज ऑल्सो कंजर्व। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं साइकिल के मोशन का, ठीक है। साइकिल मोशन, साइकिल में हमने देखा है कि जब साइकिल को हम पैडल कर रहे हैं तो साइकिल चलती रहती है। सडनली वी स्टॉप पैडलिंग देन ऑल्सो साइकिल मूव्स, ठीक है। उसका व्हील जो है आगे बढ़ता जाता है। उसका रीजन क्या है, ये गिरता नहीं, अनबैलेंस हो गया। वेयर अगर हम लोग रुकी हुई साइकिल है तो अपने को दोनों पैर नीचे रख के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट इन दिस केस अपने को पैर नीचे नहीं रखना पड़ता है, साइकिल सीधी चलती जाती है। बैलेंस नहीं करना पड़ता है पैर से, पैर को, फीट को जमीन पर नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, साइकिल को बैलेंस करने के लिए। तो इसका रीजन क्या है कि जो डायरेक्शन एंगुलर जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी कंजर्व हो जाता है। जो इसका डायरेक्शन कंजर्व हुआ है, ऐसा सीधा जो डायरेक्शन कंजर्व हो गया है वो उसके चलते ये फॉल नहीं कर रहा है, आपको नीचे पैर रख के बैलेंस नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो कंजर्व। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए साइकिल, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ कंजर्व हो गया। तो विद दिस वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स एज वेल एज वी हैव सीन द theory part, how conservation of angular momentum concept works. So we have understood everything. So I will say goodbye, take care.